नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर हमारा एनालिसिस प्रोग्राम बिग पिक्चर। दोस्तों, आज बिग पिक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो अलग अलग देशों की अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन असल में एक ही धागे से बंधी हैं। एक धागा जिसका नाम है फूड पावर। 3 खबरें हैं आज। पहली, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर, लेकिन आज उसके किसान ग्लोबल राइस मार्केट में अपनी जगह खो रहे हैं और वो किससे हार रहे हैं? भारत से। दूसरी, पाकिस्तान, अमेरिका का पुराना एलाई जिसने राइस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अरबों की सब्सिडीज दी, लेकिन नतीजा एक्सपोर्ट्स और गिर गए क्योंकि सब्सिडीज से सिस्टम नहीं बदलता, सिर्फ बिचौलियों की जेब भरती है। तीसरी, ब्राजील, दुनिया का उभरता हुआ एग्रीकल्चरल सुपर पावर जो एक हाथ से बंजर जमीन हरी कर रहा है और दूसरे हाथ से अमेज़न का जंगल काट रहा है। 3 देश, 3 अलग अलग समस्याएं, लेकिन एक ही बड़ा सवाल, 21वीं सदी में दुनिया का पेट कौन भरेगा और उस ताकत की कीमत क्या होगी? तो आइए समझते हैं आज की बिग पिक्चर में यूएस राइस ग्लोबल मार्केट की असली लड़ाई। दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन आज वो देश एक ऐसी लड़ाई हार रहा है जो लड़ी जा रही है खेतों में, चावल के खेतों में। और यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह मार्च 2026 की ताजा हकीकत है। अमेरिका के डिप्टी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने पिछले हफ्ते खुलकर कहा, राइस अब अमेरिका की सबसे फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड कमोडिटी बन चुकी है, और उन्होंने सीधे इंडिया का नाम लिया। तो बिग पिक्चर में आज हम समझते हैं कि यह सिर्फ चावल की लड़ाई नहीं है, यह ग्लोबल फूड ऑर्डर की लड़ाई है। दोस्तों, पहले नंबर्स की बात। 2024-25 में अमेरिका के राइस एक्सपोर्ट्स में करीब 19% की गिरावट आई और 2026 का अनुमान भी बेहतर नहीं है। यानी अमेरिका का चावल बाजार लगातार सिकुड़ रहा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, प्रोडक्शन कॉस्ट का बोझ। अमेरिका में खेती दुनिया की सबसे महंगी खेती है। 2026 में फर्टिलाइजर प्राइसेस 20 से 30% ऊपर हैं। इक्विपमेंट महंगा है, लेबर की शॉर्टेज अलग से है, और इस सब के बावजूद ग्लोबल मार्केट में दाम गिर रहे हैं। यानी अमेरिकी किसान एक ऐसी सीजन क्राइसिस में फंसा है जहां लागत ऊपर जा रही है और कमाई नीचे। दूसरा, साउथ अमेरिका का उभरना। ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, पिछले कुछ सालों में इन सब ने राइस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में बड़ी छलांग लगाई है। सेंट्रल अमेरिकन बायर्स जो कभी अमेरिकी चावल के सबसे बड़े खरीदार थे, वो अब साउथ अमेरिकन राइस प्रेफर कर रहे हैं। कारण सीधा है, बेहतर मिलिंग क्वालिटी और कम दाम। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, इंडिया। अब बिग पिक्चर में समझते हैं द इंडिया फैक्टर, असली तस्वीर। दोस्तों, यहाँ मामला सबसे सीरियस होता है। इंडिया आज ग्लोबल राइस ट्रेड का लगभग 40% हिस्सा कंट्रोल करता है। दुनिया का नंबर 1 राइस एक्सपोर्टर है, लेकिन यह पोजीशन उसने कैसे हासिल की, यही असली सवाल है। और इन सब के बीच इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वह अपने किसानों को WTO से तय मानदंडों से ज़्यादा सब्सिडी देता है, और इसी के चलते उसने मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में USTR ने इंडिया के राइस और व्हीट सब्सिडीज के खिलाफ WTO में चौथी काउंटर नोटिफिकेशन फाइल की है। चौथी, यानी यह लड़ाई नई नहीं है, लेकिन अब यह लड़ाई तेज हो रही है, और सिर्फ अमेरिका नहीं, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, यह सब भी इंडिया के खिलाफ WTO फाइलिंग्स कर चुके हैं। यानी एक ग्लोबल कोalition बन रही है, लेकिन समस्या यह है कि काउंटर नोटिफिकेशन करना और फॉर्मल डिस्प्यूट जीतना दोनों अलग अलग चीजें हैं। WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस सालों लंबी है और बाली पीस क्लॉज की ढाल इंडिया के पास है। इसलिए अमेरिका के राइस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अब एक अलग रास्ते की बात कर रहे हैं, टैरिफ। ट्रंप ने खुद कहा है कि टैरिफ्स यह समस्या एक दिन में हल कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं रूरल अमेरिका। जो दिखता नहीं वही असली दर्द है। दोस्तों, वाशिंगटन DC में बैठे पॉलिसी मेकर्स के लिए यह एक ट्रेड डिस्प्यूट है, लेकिन अरकानसास में, लुजियाना में, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, जहां अमेरिका का ज़्यादातर चावल उगता है, वहां के किसानों के लिए यह उनकी जिंदगी का सवाल है। लुजियाना की एक चौथी पीढ़ी की राइस मिलर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के सामने यह बात रखी कि हम प्यूर्टो रिको को सालों से राइस नहीं भेज पाए। चाइना भेज रहा है, इंडिया भेज रहा है, थाईलैंड भेज रहा है, लेकिन हम नहीं।
यह सिर्फ एक कारोबारी नुकसान नहीं है, यह अमेरिका की फूड डिप्लोमेसी में एक खाली जगह है जिसे दूसरे भर रहे हैं। और अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो राइस बेल्ट में बैंक्रप्सीज की लहर आ सकती है। छोटे कस्बे खाली होंगे और यही वो वोटर बेस है जो पॉलिटिकली सबसे वोलेटाइल है। यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 2024 में ट्रंप को जिताने में सबसे आगे थी और यही कॉन्स्टिट्यूंसी अब सवाल पूछ रही है। दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा रुकिए और जरा वाइड एंगल से देखिए। चावल कोई साधारण कमोडिटी नहीं है। दुनिया की आधी से अधिक आबादी का मुख्य भोजन है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अरबों लोग चावल पर निर्भर हैं। जो देश ग्लोबल राइस ट्रेड कंट्रोल करता है उसके हाथ में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लीवर होता है, फूड सिक्योरिटी का लीवर। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से अमेरिका ने फूड को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, सॉफ्ट पावर के रूप में। यूएसएआईडी, फूड एड प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, यह सब अमेरिका की ग्लोबल इन्फ्लुएंस का हिस्सा रहे हैं। अगर अमेरिका राइस मार्केट से बाहर होता है तो उस स्पेस को इंडिया और चाइना भर देंगे। अफ्रीका के नए बाजार, साउथ ईस्ट एशिया के पुराने बाजार सब धीरे धीरे हाथ से निकल रहे हैं और फूड डिप्लोमेसी का बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। तो अब आगे रास्ता क्या है? तो क्या अमेरिका यह लड़ाई जीत सकता है? जवाब है कि हाँ, जीत सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। पहला रास्ता उसके पास है कि WTO में फॉर्मल डिस्प्यूट। काउंटर नोटिफिकेशंस काफी नहीं हैं। इंडिया के खिलाफ एक फॉर्मल डिस्प्यूट सेटलमेंट केस चाहिए और उसमें एलाइज को साथ लेकर चलना। लेकिन आज की तारीख में ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से उसने वेनेजुएला पे स्ट्राइक की, जिस तरह से ईरान के साथ वो युद्ध कर रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार कि उससे जो देश हैं, उसके समर्थक देश हैं, वो किस तरह से उससे दूरी बना रहे हैं। और दूसरा रास्ता है ट्रंप का टैरिफ। जी हाँ, टैरिफ, और यह ट्रंप का फेवरेट टूल है और राइस इंडस्ट्री यही मांग रही है। लेकिन टैरिफ एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, यानी कि दो धारी तलवार है। इंडिया भी जवाब दे सकता है और इंडिया का जवाब तगड़ा होगा। और तीसरा रास्ता है न्यू मार्केट्स। अफ्रीका में राइस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका वहां FTAs और ट्रेड एग्रीमेंट्स के जरिए पहुंच बनाए तो नया मार्केट मिल सकता है। चौथा रास्ता है वैल्यू एडिशन। कमोडिटी प्राइस वॉर में इंडिया को नहीं हराया जा सकता, लेकिन प्रीमियम, ऑर्गेनिक, स्पेशलिटी राइस में अमेरिका कॉम्पिटिटिव हो सकता है। लेकिन इन सब के लिए चाहिए पॉलिटिकल विल और वो अभी कमजोर दिखाई दे रही है। अब देखते हैं इस खबर का बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकलता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का सार यह है कि यह एक चावल की फसल की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है ग्लोबल फूड ऑर्डर बदलने की, और यह कहानी है इंडिया के एग्रीकल्चरल राइस की। और सबसे गहरा सवाल यह भी है कि क्या 20वीं सदी में बनाए गए ट्रेड रूल्स 21वीं सदी की फूड पॉलिटिक्स को हैंडल कर सकते हैं, और क्या WTO अब भी रिलेवेंट है। और इस पावर की लड़ाई WTO के कॉरिडोर्स में, अमेरिकन खेतों में और आज की हेडलाइंस में जारी है। 21वीं सदी में ताकत सिर्फ मिसाइल से नहीं मापी जाएगी, वो मापी जाएगी इस बात से कि दुनिया का पेट कौन भरता है, और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, अभी हमने बात की अमेरिकी किसानों की जो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह खो रहे हैं, लेकिन इसी कहानी का एक और किरदार है और वो किरदार है पाकिस्तान। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों एक ही दर्द में हैं। दोनों के राइस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं और दोनों ग्लोबल मार्केट में पिछड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका एक ऐसे कॉम्पिटिटर से लड़ रहा है जिसके ऊपर वो अनफेयर सब्सिडीज का आरोप लगाता है, जो कि शायद ये सच नहीं है। जबकि पाकिस्तान बाहरी कॉम्पिटिटर यानी हमसे भी वो लड़ाई कर रहा है, लेकिन साथ ही अपने घर के अंदर एक बीमारी से भी लड़ रहा है। और बीमारी क्या है? सरकार ने इलाज किया और मरीज और बीमार हो गया। तो बिग पिक्चर का आज का दूसरा चैप्टर, दूसरी कहानी और दूसरी खबर है पाकिस्तान राइस, जब सब्सिडी दवा नहीं जहर बन जाए। द नंबर्स, कितनी बड़ी तबाही। तो दोस्तों, पहले जमीनी हकीकत देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्ट्स करीब 47% गिर गए। पिछले साल $1.83 बिलियन के एक्सपोर्ट्स थे, इस साल सिर्फ $97 करोड़, यानी लगभग आधे। और फरवरी 2026 में उस एक महीने में 35% की गिरावट हुई। बासमती राइस जो पाकिस्तान को एक पहचान दिलाता है, जिसकी पहचान है, लेकिन उसके एक्सपोर्ट 19% वैल्यू में और 28% क्वांटिटी में गिर गए।
और कोर्स राइस यानी सामान्य चावल वो तो 42% वैल्यू में गिर गया। ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, ये एक सेक्टर का धीरे धीरे कोलैप्स होना है। अब हम इसमें इंडिया फैक्टर की बात करते हैं, जहां इंडिया धीरे धीरे पाकिस्तान को राइस ट्रेड से हटाने पे लगा है, यानी कि उसका वर्चस्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और ये रिजल्ट बता रहा है। अब हम पहले बाहरी कारणों को समझते हैं जो पाकिस्तान के लिए है। तो 2023-24 में इंडिया ने अपने राइस एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, और उस वक्त पाकिस्तान को मौका मिल गया। ग्लोबल मार्केट में इंडियन राइस की कमी हुई और पाकिस्तान ने वो स्पेस भर दी। एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन 2024-25 में इंडिया वापस आया, और जब इंडिया आया तो बाजार में फ्लड आ गया। इंडिया का बासमती करीब $900 पर मीट्रिक टन पर था और पाकिस्तान का 1050 से $1275 के बीच, यानी 150 से $375 का अंतर। गल्फ मार्केट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान के सबसे बड़े बायर्स थे, वो इंडिया की तरफ झुक गए क्योंकि क्वालिटी कंपेरेबल थी और दाम कम था। और नॉन बासमती में तो हालत और बुरी थी। इंडिया ने ग्लोबल मार्केट में इतना चावल उतारा कि ग्लोबल राइस प्राइसेस करीब 50% गिर गई। पाकिस्तान के पास $2 बिलियन का राइस स्टॉक पड़ा है और बिक नहीं रहा, यानी कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट तब बढ़ा जब इंडिया मार्केट में नहीं था, यानी कि इंडिया फील्ड पर नहीं था, इंडिया पिच से बाहर था। तो उन्हें लग रहा था कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और लेकिन जैसे ही इंडिया मार्केट में आया, इंडिया की अपनी पहचान दिखाई दी और पाकिस्तान ढह गया। द सब्सिडी ट्रैप, घर की बीमारी। जी हाँ, अब आता है यहाँ पर असली ट्विस्ट। पाकिस्तान सरकार ने सोचा सब्सिडीज दो, एक्सपोर्टर्स को राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। 15 बिलियन रुपीस का पैकेज अनाउंस हुआ। बासमती पर 9% ड्यूटी ड्रॉबैक, कोर्स राइस पर 3%। नतीजा क्या हुआ? एक्सपोर्ट्स और गिर गए। क्यों? क्योंकि सब्सिडी ने एक उल्टा खेल खेला। जब सरकार ने एक्सपोर्टर्स को पैसा देने का ऐलान किया तो डोमेस्टिक मार्केट में होर्डिंग शुरू हो गई। स्टॉकिस्ट, जिनमें रियल एस्टेट के निवेशक भी शामिल थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर चावल खरीदकर गोदामों में बंद कर लिया। सप्लाई कम हुई, डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ी, और जब डोमेस्टिक प्राइस ऊंची हो तो एक्सपोर्ट प्राइस और भी ऊंची होती है, और ऊंचे दाम पर इंटरनेशनल मार्केट में खरीदार कहां? यानी सरकार ने दवा दी और बाजार के बिचौलियों ने उस दवा को जहर बना दिया। यह पाकिस्तान की एक पुरानी बीमारी है। पॉलिसी सही दिशा में हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में स्ट्रक्चरल रॉट इतना गहरा है कि हर अच्छी नीति उल्टी पड़ जाती है। अब हम स्ट्रक्चरल क्राइसिस को भी समझते हैं, जो जड़ की समस्या है। जी हाँ दोस्तों, सब्सिडी वाला एंगल तो एक सिम्टम है, असली बीमारी और गहरी है। पाकिस्तान का राइस सेक्टर 3 स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। पहली, फार्म लेवल की कमजोरी। पाकिस्तान में सीड क्वालिटी पुरानी है, इरिगेशन इनएफिशिएंट है और फर्टिलाइजर महंगा है। एनर्जी कॉस्ट ऊंची है, यानी किसान की लागत ज्यादा है और उत्पादकता कम है। जब फार्म लेवल कमजोर हो तो पोर्ट पर कितनी भी सब्सिडी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी, वैल्यू एडिशन की कमी। पाकिस्तान अभी तक कमोडिटी राइस बेचता है, रॉ अनप्रोसेस्ड राइस फ्लोर नहीं, राइस स्नैक्स नहीं, राइस ग्लूकोज नहीं, बाई प्रोडक्ट्स नहीं। दुनिया वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है और पाकिस्तान अभी भी बोरियों में कच्चा चावल भेज रहा है। तीसरी, एक्सपोर्ट सिस्टम की गड़बड़ी। पाकिस्तान के ज्यादातर राइस एक्सपोर्टर्स का फोकस है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी का पैसा लेना, यानी सरकारी सपोर्ट लो, टारगेट पूरा करो और प्रॉफिट बनाओ। एफिशिएंट सप्लाई चेन्स बनाने में, नए मार्केट्स डेवलप करने में किसी की कोई रुचि नहीं है। यह एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी की निशानी है, जहां असली काम से ज्यादा सरकारी खिड़की से फायदा उठाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम एक और बिग पिक्चर देखते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी का आईना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि राइस अकेला नहीं गिरा। फरवरी में पाकिस्तान के ओवरऑल फूड एक्सपोर्ट 27% गिर गए, वेजिटेबल्स 75% गिर गए, टोबैको 70% गिरा, और राइस इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन यह एक ब्रॉडर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की कहानी है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट पहले से ही $19 बिलियन को पार कर चुका है। IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दबाव में हैं, और ऐसे में राइस एक्सपोर्ट्स का कोलैप्स इकोनॉमी को और कमजोर करता है।
और जियोपॉलिटिकली देखें तो राइस एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर का हिस्सा थे। गल्फ कंट्रीज में पहचान थी, अफगानिस्तान में मार्केट था, ईरान में डिमांड थी, वो सब धीरे धीरे खिसक रहा है। अब बिग पिक्चर में समझते हैं कि अब पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। हाँ, निकल सकता है, लेकिन रास्ता कठिन है। पहला रास्ता फार्म रिफॉर्म, सीड क्वालिटी सुधारे, इरिगेशन मॉडर्न करे, फर्टिलाइजर कॉस्ट घटाए, और जब तक फार्म लेवल मजबूत नहीं होगा कोई भी पॉलिसी काम नहीं आएगी। दूसरा रास्ता क्या है? वैल्यू एडिशन पर फोकस। राइस को कमोडिटी की तरह बेचना बंद करें। राइस फ्लोर, राइस बेस्ड स्नैक्स, ऑर्गेनिक बासमती, प्रीमियम पैकेजिंग, यही रास्ता है जहां इंडिया से डायरेक्ट प्राइस कंपटीशन फिलहाल उसके पास नहीं है। तीसरा, न्यू मार्केट्स, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये नए बायर्स हैं। पाकिस्तान इन्हें टारगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए एग्रेसिव ट्रेड डिप्लोमेसी चाहिए, जबकि इंडिया उससे भी तेज टारगेट कर रहा है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी ट्रेड पे काम कर रहा है। चौथा, सब्सिडी रिफॉर्म। पोर्ट पर सब्सिडी नहीं, फार्म पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एक्सपोर्टर को पैसा देने की जगह किसान की लागत घटानी चाहिए, तभी असली कॉम्पिटिटिवनेस आएगी। अब देखते हैं कि बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकलता है इस खबर का। तो दोस्तों, आज की दोनों कहानियां मिलाकर देखें, यानी कि अमेरिका की और पाकिस्तान की, तो दोनों के राइस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं। दोनों के लिए इंडिया एक कॉमन चैलेंज है, लेकिन दोनों की कमजोरी अलग अलग जगह है। अमेरिका की कमजोरी है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और WTO की कमजोर इन्फोर्समेंट, जबकि पाकिस्तान की कमजोरी है स्ट्रक्चरल रॉट, होर्डिंग, रेंट सीकिंग और वैल्यू एडिशन का अभाव। और इंडिया दोनों को एक साथ पीछे छोड़ रहा है। सब्सिडीज भी दे रहा है, लेकिन अपने तरीके से, जिससे किसान मजबूत हो रहे हैं। एग्रेसिव प्राइसिंग के जरिए और एक कोहेरेंट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी के जरिए। और यही है 21वीं सदी का फूड पावर गेम। जो देश अपने एग्रीकल्चरल पॉलिसी को नेशनल स्ट्रेटजी की तरह चलाएगा, वो ग्लोबल फूड ऑर्डर को शेप करेगा, और जो देश सब्सिडीज को शॉर्टकट की तरह इस्तेमाल करेगा, वो इस रेस में पीछे रह जाएगा। पाकिस्तान के लिए सबक बहुत जरूरी है और बहुत महंगा भी। और यही है आज की बिग पिक्चर एनालिसिस। और आपको यह खबर पसंद आ रही है और एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में आप बताएं कि इस खबर से आपको क्या सीखने को मिला और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बदल सकता है। दोस्तों, अभी हमने बात की अमेरिका की, जो राइस मार्केट खो रहा है। बात करी हमने पाकिस्तान की, जो सब्सिडी के जाल में फंसा है। और अब हम बात करते हैं उस देश की जो इन सबको पीछे छोड़ते हुए ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस बन रहा है, ब्राजील की। लेकिन ब्राजील की यह कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। एक तरफ ब्राजील है जो रीजनरेटिव फार्मिंग का ग्लोबल पोस्टर बॉय बन रहा है, जहां लाखों हेक्टेयर्स की बंजर जमीन वापस हरी हो रही है, जहां बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश हो रहा है। और दूसरी तरफ वही ब्राजील है जहां 2024 में अकेले, जी हां, अकेले 2024 में पूरे एक साल में अमेज़न से 4.5 मिलियन हेक्टेयर्स प्राइमरी फॉरेस्ट गायब हो गई। जी हां, 45 लाख हेक्टेयर। यह दुनिया का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल पैराडॉक्स है। तो बिग पिक्चर का आज का तीसरा चैप्टर हमारा ब्राजील है। जब एक हाथ से लगाओ और दूसरे हाथ से काटो, इसका हम आज करेंगे विश्लेषण। पहले उजले पहलू की बात। ब्राजील में रीजनरेटिव फार्मिंग एक रियल मूवमेंट बन रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिवर्ट प्रोग्राम। 2026 की शुरुआत तक रिवर्टे के तहत करीब 2,82,000 हेक्टेयर्स बंजर जमीन की बहाली शुरू हो चुकी है, और $396 मिलियन से अधिक का निवेश हुआ है। 411 फार्म्स, 11 स्टेट्स, और लक्ष्य है 2030 तक 10 लाख हेक्टेयर्स को रिस्टोर करना। यह सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक इकोनॉमिक मॉडल है जो जमीन कैटल रैंचिंग से बर्बाद हो चुकी थी। उसी जमीन पर कॉटन, कॉर्न, सोयाबीन उग रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पहले सिर्फ खरपतवार था और वहाँ आज प्रोडक्टिव फार्म्स हैं, और एक ही हेक्टेयर पर 2 क्रॉप्स उगाने से प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो रही है। ब्राजील के पास टेक्नोलॉजी है, पॉलिसी है, फंडिंग है, और 40 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड पास्चर लैंड का एक विशाल बफर है, जिसे बिना एक भी नया पेड़ काटे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। यानी थ्योरेटिकली ब्राजील डिफॉरेस्टेशन किए बिना अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट डबल कर सकता है। तो फिर समस्या कहाँ है? पहले हमने बात करी थी उजले पहलू की,
गुड न्यूज़ की, पॉजिटिव न्यूज़ की। अब हम बात करने जा रहे हैं बैड न्यूज़, ज़मीनी हकीकत। दोस्तों, अब समस्या यहाँ पर यह है कि थ्योरी और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। पिछले आधी सदी में ब्राज़ील ने 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट खो दिया है। जी हाँ, अमेज़न का 17% पहले ही साफ हो चुका है और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 20% पर अमेज़न का टिपिंग पॉइंट आ जाएगा, यानी जंगल खुद को रीजनरेट करना बंद कर देगा परमानेंटली। हम उस लिमिट से सिर्फ 3% दूर हैं। 2024 में ब्राज़ील और बोलीविया मिलकर अमेज़न की 95% बर्न एरिया के जिम्मेदार थे। सेरेडो बायोमे, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल सवाना है, उसकी आधी से ज़्यादा नेटिव वेजिटेशन पहले ही साफ हो चुकी है। और ये सब कौन कर रहा है? कैटल रैंचिंग, सॉय प्रोडक्शन, यानी वही एग्रीकल्चर जो ब्राज़ील की इकोनॉमी की रीढ़ है। ब्राज़ील की इकोनॉमी का 20% एग्री बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स का 40% एग्री बिजनेस से ही आता है और इस एग्री बिजनेस का 90% से ज़्यादा देश का डिफॉरेस्टेशन इसी सेक्टर की वजह से है। दोस्तों, एक देश दो चेहरे, और यहां आता है असली बिग पिक्चर। ब्राज़ील एक साथ दो काम कर रहा है। एक तरफ लूला गवर्नमेंट 2030 तक जीरो इलीगल डिफॉरेस्टेशन का वादा कर रही है। COP30 ब्राज़ील में होगा, बेलम में, अमेज़न के दरवाजे पर। ब्राज़ील दुनिया को बता रहा है कि हम सस्टेनेबिलिटी के चैंपियन हैं। दूसरी तरफ उसी गवर्नमेंट के दौर में बैंक्स उन फार्मर्स को लोन दे रहे हैं जिनका एनवायरमेंटल रिकॉर्ड दागदार है। कंजर्वेशन यूनिट्स के अंदर फर्म्स को फाइनेंसिंग मिल रही है। बामा द्वारा एम्बार्गो की गई जमीन पर भी क्रेडिट जारी है, यानी एक हाथ से जंगल बचाने का प्रोग्राम चल रहे हैं तो दूसरे हाथ से उन्हीं लॉगर्स और रेंचर्स को टैक्स पेयर्स का पैसा दे रहे हैं। यह हिपोक्रेसी नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन है। ब्राज़ील की राजनीतिक इकोनॉमी ऐसी बनी है कि एग्री बिजनेस लॉबी सबसे ताकतवर है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड ओनर्स का पॉलिटिकल ब्लॉक पार्लियामेंट में डोमिनेंट है और कोई भी सरकार, चाहे लूला की हो या बोल्सोनारो की, इस लॉबी के खिलाफ जाकर टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज समझना जरूरी है। ब्राज़ील में एक परवर्स डूम लूप चल रहा है। जंगल काटो, कैटल रेंच बनाओ और कुछ साल बाद जमीन डिग्रेड हो जाती है, बंजर हो जाती है, फिर नया जंगल काटो, नई जमीन लो, वही साइकिल रिपीट। ब्राज़ील के 16 करोड़ हेक्टेयर्स पास्चर लैंड में से 63% डिग्रेडेड है। इजिप्ट के बराबर जमीन बंजर और बेकार है। लेकिन इस बंजर जमीन को रिस्टोर करने में मेहनत लगती है, कैपिटल लगता है, टेक्नोलॉजी लगती है और नया जंगल काटना वो आसान है, सस्ता है और पॉलिटिकल सिस्टम उसे रोकने में फेल रहा है। और यही है डूम लूप। और रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स इस लूप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह कोशिश बहुत छोटी है उस समस्या के मुकाबले। COP30 फैक्टर मौका है या फिर नाटक है? 2026 में COP30 ब्राज़ील में होगा, बेलेम में, अमेज़न जंगल के बीचों बीच। ब्राज़ील के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खुद को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडर के रूप में प्रेजेंट करने की। इसीलिए रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स को इतनी विजिबिलिटी मिल रही है। इसीलिए लूला गवर्नमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बायो इकोनॉमी का झुनझुना दिखा रही है। लेकिन रिसर्चर्स कह रहे हैं COP30 की तैयारी में ब्राज़ील की गवर्नमेंट प्लान में बड़ी गैप्स है। सिर्फ इलीगल डिफॉरेस्टेशन रोकने का लक्ष्य है, लीगल डिफॉरेस्टेशन का क्या? स्टेट गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट के बीच कोई सिंक नहीं है, बैंक्स को अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यानी COP30 एक बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट होगा, फोटो अपॉर्चुनिटीज होंगी, कमिटमेंट्स होंगी, लेकिन अमेज़न की जमीन पर असली फर्क कितना पड़ेगा, यह सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। अब देखते हैं इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो दोस्तों, आज की तीनों कहानियों को अगर अभी मिलाकर हम देखें तो अमेरिका राइस मार्केट खो रहा है, बाहरी दुश्मन है। पाकिस्तान सब्सिडी के जाल में फंसा हुआ है, घर की बीमारी है। ब्राज़ील दोनों काम एक साथ कर रहा है, हरित क्रांति भी और हरित विनाश भी। ब्राज़ील की यह कहानी दरअसल पूरी दुनिया की कहानी है। हम सब एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर भारी पड़ता है, जहां पॉलिटिकल लॉबीज एनवायरमेंटल साइंस को ओवरराइड करती हैं, जहां अच्छे इंटेंशंस और बुरे आउटकम्स साथ साथ चलते हैं। ब्राज़ील के पास सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं
और विल भी दिखता है कभी कभी। लेकिन जब तक एग्री बिजनेस लॉबी पार्लियामेंट में डोमिनेंट रहेगी, जब तक बैंक्स इलीगल डिफॉरेस्टर्स को फंड करते रहेंगे, जब तक एक डिग्रेडेड हेक्टेयर रिस्टोर करने से ज्यादा आसान नया जंगल काटना रहेगा, तब तक रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स अच्छी खबर देंगे और अमेज़न हर साल थोड़ा और सिकुड़ता रहेगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि हमारे पास सॉल्यूशंस नहीं थे, त्रासदी यह होगी कि सॉल्यूशंस थे लेकिन हमने उन्हें इंप्लीमेंट करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटाई। और यही है आज की बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हमने 3 देशों की 3 कहानियां देखी, लेकिन इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम से हार रहा है जो WTO के रूल्स को धता बताकर चलता है। सबक यह है, ताकत तब बेकार हो जाती है जब रूल्स की कोई इन्फोर्समेंट ना हो। पाकिस्तान के पास नियत है, पॉलिसी है, सब्सिडीज हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रॉट इतना गहरा है कि हर अच्छी नीति उल्टी पड़ जाती है। सबक यह भी है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलता, शॉर्टकट से कुछ नहीं बदलता। ब्राजील के पास सॉल्यूशन है, जमीन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन पॉलिटिकल विल और इकोनॉमिक ग्रीड के बीच की लड़ाई में अभी ग्रीड जीत रही है। सबक यह भी है, जब लॉबी सिस्टम से बड़ी हो जाए तो सबसे अच्छे इंटेंशंस भी नाकाफी होते हैं। और इन तीनों कहानियों के बीच एक चौथा किरदार चुपचाप खड़ा है, इंडिया, जो अमेरिका को राइस मार्केट में हरा रहा है, जो पाकिस्तान को प्राइस वॉर में पीछे छोड़ रहा है और जो ब्राजील की जमीन पर नजर रख रहा है, क्योंकि फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी वहीं से आएगी। इंडिया का यह राइस। अब आज की बिग पिक्चर कंक्लूजन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज की तीनों कहानियां अगर हम मिलाकर देखें तो अमेरिका राइस मार्केट खो रहा है बाहरी दुश्मन से, पाकिस्तान सब्सिडी के जाल में फंसा हुआ है, घर की बीमारी है, ब्राजील दोनों काम एक साथ कर रहा है, हरित क्रांति भी कर रहा है और हरित विनाश भी कर रहा है। ब्राजील की यह कहानी दरअसल पूरी दुनिया की कहानी है। हम सब एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमेशा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर भारी पड़ता है, जहां पॉलिटिकल लॉबीज एनवायरमेंटल साइंस को ओवरराइड करती हैं, जहां अच्छे इंटेंशंस और बुरे आउटकम्स साथ साथ चलते हैं। ब्राजील के पास सॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं और विल भी दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी। लेकिन जब तक एग्री बिजनेस लॉबी पार्लियामेंट में डोमिनेंट रहेंगी, जब तक बैंक्स इलीगल डिफॉरेस्टर्स को फंड करते रहेंगे, जब तक एक एक डिग्रेडेड हेक्टेयर रिस्टोर करने से ज़्यादा आसान नया जंगल काटना रहेगा, तब तक रिवर्टे जैसे प्रोग्राम्स अच्छी खबर देंगे और अमेज़न हर साल थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता रहेगा। 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं होगी कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं थे, त्रासदी यह होगी कि सॉल्यूशन थे लेकिन हमने उन्हें इम्प्लीमेंट करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं जुटाई। और यही है आज का बिग पिक्चर। दोस्तों, आज हमने 3 देशों की 3 कहानियां देखी, लेकिन इन तीनों को एक साथ रखकर अगर हम देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो एक ऐसे सिस्टम से हार रहा है जो WTO के रूल्स को धता बताकर चलता है। सबक यह है, ताकत तब बेकार हो जाती है जब रूल्स की कोई इन्फोर्समेंट ना हो। पाकिस्तान के पास नियत है, पॉलिसी है, सब्सिडीज हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रॉट इतना गहरा है कि हर अच्छी नीति उल्टी पड़ जाती है। सबक आज यह भी है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलता, शॉर्टकट से कुछ नहीं बदलता। ब्राजील के पास सॉल्यूशन है, जमीन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन पॉलिटिकल विल और इकोनॉमिक ग्रीड के बीच की लड़ाई में अभी ग्रीड जीत रही है। सबक यह भी है कि जब लॉबी सिस्टम से बड़ी हो जाए तो सबसे अच्छे इंटेंशंस भी नाकाफी होते हैं। और इन तीनों कहानियों के बीच एक चौथा किरदार चुपचाप खड़ा है, इंडिया, जो अमेरिका को राइस मार्केट में हरा रहा है, जो पाकिस्तान को प्राइस वॉर में पीछे छोड़ रहा है और जो ब्राजील की जमीन पर नजर रख रहा है, क्योंकि फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी वहीं से आएगी। इंडिया की यह राइस एक्सीडेंटल नहीं है, यह एक कोहेरेंट एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी का नतीजा है। सही है या गलत, यह बहस अलग है, लेकिन यह इफेक्टिव जरूर है। दोस्तों, कोल्ड वॉर में कहा जाता था जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास पावर है, और 21वीं सदी में यह इक्वेशन बदल गई है। जिसके पास खेत है, जिसके पास पानी है, जिसके पास सीड्स हैं और जिसके पास उन्हें दुनिया तक पहुंचाने की स्ट्रेटेजी है, असली पावर उसके पास है।
फूड इज़ द न्यू ऑयल, और इस ऑयल के कुओं पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और यही है आज का बिग पिक्चर। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ और आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो वो टॉपिक हमें शेयर कर सकते हैं और उसका बिग पिक्चर हम आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।